अलग काम करने की सोचोगे तो फिर तुम बैठे रह जाओगे कि अलग काम जब आएगा तब करूँगा। ये दूसरी पार्टी क्रॉस करेगी फिर वही ठंडे बस्ते में। क्या पुलिस के पास इतनी पावर है कि वो खुद ही एडजुडिकेट कर ले, पता लगा लें, उनने डॉक्यूमेंट दिखाए, हाँ भाई तू ही था कब्जे में? क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी को जीपीए के बेसिस में बेच सकता हूँ? कोर्ट क्या करती है, ये जो पैसा जमा होता है, क्योंकि लाखों रुपए में जमा होता है, उसको ऑर्डर कर देती है कि इसको एफडी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो सर जैसे कि दो तरीके के केसेस इविक्शन में होते हैं, जैसे कि आपने बताया जो 3500 या 3500 कम होते हैं वो डेली रेंट कंट्रोल के एक्ट के अंदर जाते हैं, अगर आपको अपना मकान या प्रॉपर्टी खाली करानी है। 3500 रुपीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर होता है। दोनों में से ज़्यादा आसान किस में होता है खाली कराना? पता है अर्पित क्या है कि जब भी हम कोई भी केस अगर तुम्हें याद हो, महात्मा गांधी जब ही वॉज ए वेरी गुड लॉयर ऑल्सो, यू मस्ट बी नोइंग, साउथ अफ्रीका में यूज्ड टू। हाँ, उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी केस कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर केस है उसमें भी स्कोप होता है, सिर्फ ढूंढने वाला चाहिए। इसी तरह से इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका केस लड़ रहा है, जो एडवोकेट है, उसने कितनी अपनी एफर्ट्स डाली हैं और कितनी कोशिश कर रहा है, वो दैट रियली मैटर्स अ लॉट। अभी एक तो ये होता है कि सूट आया, केस आया और हमने केस में जवाब दे दिया, एक सिंपल एक कई आप तुमने भी देखा होगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल, तो तुमने देखा होगा कि जब किसी केस में वकील जो है इनोवेटिव होकर एक एप्लीकेशन लगा देते हैं और वो एप्लीकेशन जो है वो कभी इट डज ए वंडर। तो हमें ये बात सही है कि अगेन ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर बार तुम्हारे को कोई ऐसा जादू मिल जाएगा, जादू की छड़ी, लेकिन कोशिश करो कि हर बार एक अलग हटके सोचो। आपको अलग काम नहीं करना, काम को अलग तरीके से करना है। अलग काम करने की सोचोगे तो फिर तुम बैठे रह जाओगे कि अलग काम जब आएगा तब करूँगा। उसी काम को अलग तरीके से करोगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। बात आ रही थी रेंटेड दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रेमाइसेस और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इवन दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में भी आपने शायद पता होगा कि इसमें एक ग्राउंड होता है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, कि टेनेंट ने रेंट नहीं दिया, और एक होता है कि लैंडलॉर्ड को बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, अपने यूज़ के लिए चाहिए। जो ये बोनाफाइड रिक्वायरमेंट वाला जो है, दैट हैज़ बीन मेड मोर एंड मोर वाइबल। इसको कैसे करा गया है कि इसमें एक समरी प्रोसीजर सेक्शन 25B ऑफ DRC एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, तो उसको एक ऐड किया गया है, और सेक्शन 25B एक समरी प्रोसीजर है। जैसे ही ये सूट फाइल होता है, एविक्शन पिटीशन फाइल होती है, टेनेंट डज नॉट हैव एनी राइट टू डिफेंड द पिटीशन। इफ ही वांट्स टू contest the petition, he has to take the leave of the court, और वो उसको बोलते हैं लीव ऑफ द कोर्ट। मतलब तो मैं बता दूं कि लीव ऑफ द कोर्ट परमिशन ऑफ द कोर्ट लेना, परमिशन ऑफ द कोर्ट, मुझे अपने केस को डिफेंड करना। हाँ, इसको हम लीव टू डिफेंड भी बोलते हैं। हम कोर्ट को जाके कहते हैं कि मुझे आप केस लड़ने की इजाज़त दीजिए। अच्छा, ये भी क्या होता है, जिस समय आप टेनेंट के पास ये सूट का सम्मन आता है, एविक्शन पिटीशन का सम्मन आता है, उसके बाद विद इन 15 days, 15 दिन, he has to file his application for leave to defend, और उसमें उसे सारे वो ग्राउंड देने होते हैं कि मुझे लीव टू डिफेंड क्यों दी जाए। 15 दिन के बाद अगर वो 16वें दिन भी करता है तो ओनली द एविक्शन ऑर्डर कैन बी पास्ड, नो अदर ऑर्डर कैन बी पास्ड। प्रितपाल सिंह एक जजमेंट है 2011 की, उसमें तो ये कहा था कि एक भी दिन को कंडोन करना कोर्ट की पावर में नहीं है। ये 2011 की, तो 15 दिन के अंदर आपको अपना कोर्ट से परमिशन मांगनी है कि मुझे अपने केस को डिफेंड करने के लिए, और प्लस उसमें आपको एप्लीकेशन में सारे ग्राउंड्स भी देने हैं। अगर फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगर कोई ग्राउंड नहीं लिया तो बाद में ऐड भी नहीं कर सकते। whatever has been stated in your application for leave to defend, only that will go, और बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी। अच्छा, वैसे 2019 में जस्टिस एंडलॉ की एक जजमेंट आई थी। मुझे ना पार्टीज़ के नाम एकदम से, क्योंकि अगर मेरे को ये होता है ना कि मैं टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। आई नो
तो एक 2009 में जस्टिस एंडलॉ की एक जजमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि नॉट द लोअर कोर्ट, अगर ये हाई कोर्ट में आता है मैटर, जैसे सपोज 15 दिन में वो लीव टू डिफेंड फाइल नहीं कर पाया और एविक्शन ऑर्डर हो गया और वो हाई कोर्ट जाता है, तो हाई कोर्ट कैन लुक इनटू इट कि भाई जो उसकी जो डिले है उसे कंडोन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट ऑन द रीजंस, फॉर द रीजंस। ऐसे नहीं कि सारी जो है वो नेचुरली जो भी कोर्ट करेगी वो आफ्टर गिविंग रीजंस एंड ऑन सम सब्सटेंशियल ग्राउंड कि भाई इस वजह से वो नहीं आ पाया था, कि कई बार किसी के घर में डेथ हो गई है, वो कई सारी चीज़ें। लेकिन अगेन रेंट कंट्रोलर, एडिशनल रेंट कंट्रोलर को अभी भी कोई पावर नहीं है। प्रितपाल सिंह जजमेंट स्टिल प्रिवेल्स। वो ये कहते हैं कि नहीं, आपको अगर मान लीजिए आप 15 से 16 दिन हो गया, देन दी एविक्शन ऑर्डर हैज़ टू फॉलो। उसके बाद क्या होता है, लीव टू डिफेंड मिलने के बाद अगर लीव टू डिफेंड मिल जाती है टेनेंट को, देन इट बिकम्स ए सिंपल नॉर्मल सूट। वही गवाहियाँ होगी, दूसरी पार्टी क्रॉस करेगी, फिर वही ठंडे बस्ते में और ठंडे बस्ते में नहीं कह सकते, अगर उसको भी ध्यान से किया जाए। मानता हूँ 2, 4, 5 साल 6 साल तो लग ही जाते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन फिर भी चांसेस तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर एक चीज़ और है, जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत बारी लोग जो होते हैं प्रॉपर्टीज़ को जनरल पावर ऑफ अटर्नी की बेसिस पे, जीपीए के बेसिस पे ख़रीदते हैं। उसकी क्या लीगल वैलिडिटी है? क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी को जीपीए के बेसिस में बेच सकता हूँ? और अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ तो क्या वो उसका मालिकाना हक उसके पास होगा या मेरे पास ही रहेगा? ये जो हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं ना, वो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ होती है मोस्ट ऑफ देम। दूसरी तरह की होती है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़, जो कि खेती की ज़मीन जो पुरानी होती थी उनमें से कॉलोनीज़ काट के जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ बनती हैं, या तो वो होती हैं या मोस्टली लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़, जो कि फ्री होल्ड अभी नहीं हुई। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि अगर आपको उसको रजिस्टर करानी है सेल डीड, देन इट हैज़ टू बी फ्री होल्ड, क्योंकि उसके बाद ही वो उसकी जो सेल डीड है या कन्वेंस डीड है वो रजिस्टर हो पाती है। लेकिन अगर मान लीजिए जनरल पावर अटॉर्नी किसी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ में कराई जा रही है, उन्हें पता है कि लीज होल्ड है और अभी फ्री होल्ड कराने का हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, या अभी कोई सिस्टम नहीं है। कई बार होता है कि नहीं, अभी कन्वर्ट हो नहीं रही, अभी वहाँ पे कुछ कहीं ना कुछ डिपार्टमेंट में, जैसे आपको पता है आजकल LNDO में कि कोई भी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं हो रही। कहाँ पे सर? LNDO, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की जो बिल्डिंग है, प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली में, बहुत सारी हैं LNDO की प्रॉपर्टीज़। अच्छा। वो लोग फ्री होल्ड कराने, जैसे DDA की है ना, ऐसे LNDO की भी है। आजकल आई हैव कम टू नो कि कई प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ पे उनके वहाँ पे फ्री होल्ड के लगे हुए हैं, और अभी तक सब कुछ मामला रुका पड़ा है, और महीनों से रुका पड़ा है, 1-2 महीने से नहीं, कई महीनों से रुका पड़ा है। ऐसे केस में अगर कोई LNDO की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो कैसे ले भाई? तो फिर वो होती है जनरल पावर अटॉर्नी। ये जनरल पावर अटॉर्नी है क्या भाई साहब? जनरल पावर अटॉर्नी खाली एक अकेला डॉक्यूमेंट नहीं होता। बेसिकली इसमें अगर आप ध्यान से देखो, जितनी भी पावर अटॉर्नी से डॉक्यूमेंट ये प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं, 5 डॉक्यूमेंट होते हैं। नंबर 1 जनरल पावर अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, विल, एफिडेविट, रिसीट। ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो इवन जो DDA या जो और अथॉरिटीज़ हैं वो भी फ्री होल्ड करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं पहले डॉक्यूमेंट तो पूरे लाओ। ऐसा होता था कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है जिसकी रजिस्ट्री मतलब रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी खरीदनी है। अब मैं आपको जाके 50 रुपये की प्रॉपर्टी है, 50 रुपये आपको दे रहा हूँ, और आप मेरे नाम में डॉक्यूमेंट कर रहे हो। नेचुरली जब मैंने आपको पूरे पैसे दे दिए तो मैं ये चाहूँगा कि अब मैं दोबारा से आपके पास मुझे आने की ज़रूरत ना पड़े। आज मैं जो आपसे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ इसका मेरे को मालिकाना हक पूरा मिल जाए और दोबारा आपके पास ना आऊँ, क्योंकि अगर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा तो आपको होगे व्हाई शुड आई बॉदर माई सेल्फ। मैंने एक बार प्रॉपर्टी बेच दी। अब ये थोड़ा रोज़ आपके साथ जाके डॉक्यूमेंट्स करता रहूँगा मैं। इन दैट केस अगर मान लीजिए मैं किसी ओनर से प्रॉपर्टी खरीदी और मैं दोबारा उसके पास जाना पड़ा, ही में डिमांड और पैसा मांगेगा कि भाई और मेरे को दो, प्रीमियम दो, मैं परेशान हूँगा, तो मेरे को उससे बचने के लिए क्या करते थे, एक तो कराते थे एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, अब तुम कहो जी एग्रीमेंट टू सेल से सेल कैसे हो गई? सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट,
पार्ट परफॉर्मेंस, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट। उसमें क्या होता है कि सपोज मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट टू सेल किया, मैंने आपको पैसे दिए और आपने पार्ट परफॉर्मेंस में मेरे को प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया। आई बिकम द ओनर ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस। 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मोटा मोटा इस चीज़ को वो डिफाइन करता है। तो यानी कि मैं अगर मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, पैसे पूरे दे दिए और उसने मुझे पोजीशन दे दिया, तो पार्ट परफॉर्मेंस से मैं कहीं ना कहीं उसका ओनर बन जाऊंगा। लेकिन कल को जब ये प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड शुरू हो जाएगा, कन्वर्ट होना, मैं फिर से जाऊंगा अर्पित के पास कि भाई मेरे को हेल्प कर दे। तो अर्पित कहेगा व्हाई शुड आई बॉदर माई सेल्फ। उसके लिए हम क्या करते थे, अर्पित से एक पावर टॉर्नी भी ले लेते थे। इफ अर्पित इज दी सेलर, तो अर्पित क्या करता था, एक मुझे पावर टॉर्नी दे देता था। लेकिन अगर मैं अपने नाम में एग्रीमेंट टू सेल कराऊंगा, अपने नाम में पावर टॉर्नी कराऊंगा, तो इट विल बिकम ए मेस। तो हम क्या करते थे, जैसे सपोज मेरे नाम में एग्रीमेंट टू सेल है, तो पावर टॉर्नी मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर, फादर, ब्रदर, सन, किसी के नाम में भी करा ली। जब बाद में कभी वो पावर टॉर्नी को, जब वो फ्री होल्ड कन्वर्जन जो है दोबारा से अलाउ होता है, तो वो जो मेरा रिलेटिव है, चाहे मेरा फादर है, सन है, अंकल है, जो भी है, उसके पास सेलर की ऑलरेडी वो है अटॉर्नी। He can execute the sale deed on behalf of the seller in my favor। मतलब मुझे किसी बाहर वाले बंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पावर अटॉर्नी इसलिए कराते थे, एग्रीमेंट टू सेल इसलिए कि पार्ट परफॉर्मेंस के लिए। इसके अलावा जो 3 कागज़ होते थे, एफिडेविट जस्ट टू कंफर्म दैट आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस डॉक्यूमेंट्स, रिसीट कि पैसे लिए, कि भाई मैंने पैसे लिए। अब ये विल क्यों कराते थे, सपोज जिसने पावर अटॉर्नी की है उसकी डेथ हो जाती है, you must be knowing as soon as the person expires, power attorney comes to an end। मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, पावर अटॉर्नी उसने मेरे फेवर में कर दी और उसकी डेथ हो गई। उस केस में जैसे ही उसकी डेथ होती है, पावर अटॉर्नी वैनिशेस एंड विल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। विल मतलब ये 5 कागज़ों को जो एक, ये भी एक इनोवेशन ही है, ये उस समय का स्टार्टअप था कि भाई किस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ को बिकवाओ। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है फिर इस तरह से बिकने लगी पावर अटॉर्नी। तो अब आज भी कई बार पावर अटॉर्नी, अच्छा एक आपको पता है कि एक जजमेंट आई थी 2011, जस्टिस रविंद्रन, सुप्रीम कोर्ट, उसमें पावर अटॉर्नी से जो डॉक्यूमेंट्स, मोस्टली एक बिलीफ है कि पावर अटॉर्नी से जो प्रॉपर्टी बेची जाती है, नाउ इट्स नो मोर अलाउड। जस्ट सूरज लैंप वाली जजमेंट, अगर आप जस्ट उसमें सूरज लैंप वाली जजमेंट को ध्यान से हम पढ़ें, दैट इज नॉट रिमूविंग पावर अटॉर्नी फ्रॉम द एरिना, दैट इज रिमूविंग अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी से आज आप आज भी खरीद सकते हो, लेकिन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नोटरी अगर आपकी पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड है, स्टिल यू हैव द राइट। अब ये पावर अटॉर्नी जो रजिस्टर होती है, ये कैसे हो जाएगी भाई क्या ये रजिस्टर होती है? ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पावर अटॉर्नी से अगर मैं आज कोई फ्लैट खरीदना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल होता है। उस जैसे सपोज 6% है स्टैम्प ड्यूटी, व्हाट दे डू, दे चार्ज 5.25% स्टैम्प ड्यूटी, और उसके बाद 5.25 लगाकर और उसको पावर अटॉर्नी लेकर और उसको रजिस्टर कर देते हैं। इन फ्यूचर जब भी आपको उसको फ्री होल्ड कराओगे और आप इसको जब आप इसको कन्वेंस डीड अपने नाम में कराओगे, तो बाकी का बचा हुआ 0.75 आपको तब देना पड़ेगा। अच्छा, जब आप वो पे करोगे और जब ये पूरा हो जाएगा 6%, देन इट कन्वेंस डीड विल बी एग्जीक्यूटेड इन योर फेवर। मतलब आज भी अगर मैं चाहूँ कि पावर अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, इट इज़ वैलिड, बट इट शुड बी रजिस्टर्ड। ये नहीं कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपने भी कभी देखो, कोर्ट्स फ्राउन एट दी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट वो ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर 100 रुपये से ज़्यादा की है, इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय वे ऑफ ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, एक बंजर ज़मीन है,
उस पर किसी ने आके मान लो कब्ज़ा कर लेते हैं, तो उस केस में अगर मैं उसको हटाना चाहूँगा, सिविल केस तो आपने बता ही दिया, कि कोई क्रिमिनल केस भी है कि पुलिस मेरा सपोर्ट करे उस कब्जे को हटाने में, कि पुलिस कोई ऐसा हम केस भी फाइल कर सकते हैं? पुलिस कैन टेक एक्शन फॉर द क्रिमिनल एक्ट, लेकिन पुलिस आपको पोजीशन दिला दे ऐसा कहीं भी सीआरपीसी आईपीसी में नहीं है। एक बहुत पहले मेरा एक केस था, बिल्कुल जैसे आप बता रहे हो, एक मेरे क्लाइंट ने, मतलब दूसरे ने, मेरे क्लाइंट ने कहीं पर प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया, और वो कब्ज़ा करने के बाद वो वहाँ पे बैठ गया। जो दूसरी पार्टी थी, वो लैंडलॉर्ड जो था, जो वो काफ़ी एक अच्छी मतलब रेपुटेशन थी, अच्छी उसकी जान पहचान थी। ही वेंट टू द पुलिस। पुलिस वालों ने कहा कि उन्होंने बताया भाई देखो इस तरह, उन्होंने एफआईआर कर ली। तो उन्होंने कहा भैया मेरे को पोजीशन दिलाओ। तो वो कहने लगे भाई पोजीशन के लिए पहले एक दो बार वो अपने आपस में करते रहे, उसने और अपना कोई कहीं ना कहीं से जैसे होता है ना अप्रोच वगैरह करवाई, ये कराई। अल्टीमेटली पुलिस वालों ने उसको पोजीशन दिलवा दिया। जब ये केस कोर्ट में आया तो आई वॉज अपेयरिंग फॉर माई क्लाइंट हु वॉज द ट्रेसपासर एंड हु हैड बीन डिस्पोजेस्ड। आई टोल्ड द कोर्ट इट्स ओके, he has committed wrong, FIR has been registered against him, but can the police hand over the possession of the property to the owner? क्या इसको एडजुडिकेट नहीं होना चाहिए था? क्या पुलिस के पास इतनी पावर है कि वो खुद ही एडजुडिकेट कर लें, पता लगा लें, उनने डॉक्यूमेंट दिखाए, हाँ भाई तू ही था कब्जे में, यही ट्रेसपासर है, ये है वो है, और करके उसको कब्जा दिला दें? नो, पुलिस कैन नॉट डू दैट। पुलिस सिर्फ उसके अगेंस्ट ट्रेसपासिंग का 448, 449 जो प्रोविजंस है ना ट्रेसपासिंग के, वो तो कर सकते हैं, लेकिन कब्जा नहीं दिला सकते। कब्जे के लिए यू विल हैव टू गो फॉर ए सिविल सूट। अब बात आती है बंजर ज़मीन, जैसे आप बता रहे हो पड़ी है, और वहाँ पर मैं क्या करूँ अगर किसी ने कब्जा कर लिया? देखो, मैंने आपको, हमारी जो डिस्कशन थी शुरू में, मैंने आपको एक प्रोविज़न बताया था, ऑर्डर 15A CPC, दैट इज़ वेरी यूजफुल। इनफैक्ट ये 2008 में गोवा और कई स्टेट्स में पहले से था, लेकिन दिल्ली में ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है CPC में ओनली इन 2008। उसके बाद एक रघुवीर सिंह प्रेमलता वाली बहुत अच्छी डिवीज़न बेंच की जजमेंट भी आई है, जो कि उसके बाद इट हैज़ बीन relied upon in so many cases in high court and supreme court। वो ये कहते हैं कि if a person is in unauthorized possession he has to pay the damages। और damages के लिए ये नहीं है कि वो ये कह दे कि नहीं मैंने तो 20 रुपये में किराए पे लिया था, कागज वागज कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ 20 रुपये में किराए पे लिया था और मैं बैठा हूँ। he has to prove, और अगर वो प्रूव नहीं कर पाता, अंडर ऑर्डर 15A CPC damages will have to be paid by him, और वो डिपॉजिट कोर्ट में होंगे, और बाद में जो है जो भी जीतेगा उसे मिल जाएगा। इफ़ ही विंस ही विल गेट इट, अदरवाइज द ओनर विल गेट इट। उसमें इंटरेस्ट मिलता है उन पैसों में। कोर्ट क्या करती है, बहुत अच्छी बात तुमने पूछ ली, मैं शायद भूल रहा था बताने से। कोर्ट क्या करती है, ये जो पैसा जमा होता है, क्योंकि लाखों रुपए में जमा होता है, उसको ऑर्डर कर देती है कि इसको FD की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मेरे केस में ऐसे ही हुआ, उन्होंने जमा तो हुआ 14 लाख, और हमें जाके कई साल बाद मिला, हमें 21 लाख रुपए मिला था। तब तक वो कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब उसमें कुछ पैसा और ऐड हो गया, तो कोर्ट उसकी FD करा देती है, और जिस समय जो भी पार्टी विन करती है उसको वो FD दे देते हैं। नेचुरली ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट उसको कहीं बिजनेस में लगा देगी और फिर प्रॉफिट देगी। जो लीगली जो तरीका है वो यही है कि उसको FD करा दी जाए, और जो बैंक इंटरेस्ट है जो FD का है वो आपको मिल जाएगा। दैट्स हाउ इट हैपेंस। थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। मुझे ये भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपसे मिला है। इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट, एंड गाइज आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। तब तक के लिए इस चैनल को आप लोग प्लीज़ देखते रहिए, इस चैनल को लाइक करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, द लॉ शो।